हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखिए फजान का नियम पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में फजान्स रूल कहते हैं। तो देखिए फजान वैज्ञानिक ने ये बताया था कि जैसे विद्युत संयोजी यौगिक में जब ससंयोजी लक्षणों का समावेश से संबंधित उन्होंने एक नियम दिया था, जिसे फजान का नियम कहते हैं। तो उन्होंने ये बताया था कि जैसे जब ऋणायन के संयोजी कोष में जितनी अधिक विकृति अधिक होती उतना ही ससंयोजी लक्षण उसमें उतना ही अधिक आ जाता है। तो इसी संबंध में फजान ने नियम दिया था। तो यहाँ देखिए, इसलिए हमने हेडिंग यहाँ पे विद्युत संयोजी यौगिक में सहसंयोजी लक्षणों का समावेश डाल दिया है, लेकिन यह फजान नियम के अंतर्गत आता है। तो देखिए विद्युत संयोजी यौगिक जो होते हैं वो धनायन और ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, हम लोग पढ़ लिए हैं। और इनके धनायन और ऋणायन संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, जिससे ऋणायन के संयोजी कोष में क्या आती है, विकृति आ जाती है। और ऋणायन के संयोजी कोष में विकृति होना ही ध्रुवणता कहलाती है, तथा धनायन के द्वारा ऋणायन की संयोजी कोष में विकृति करने की क्षमता को ही ध्रुवण क्षमता हम कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे धनायन का मॉलिक्यूल और यहाँ पे ऋणायन का, तो इस प्रकार से ऋणायन के मॉलिक्यूल में क्या आ जाती है, विकृति। मतलब ये ऋणायन का आकार जो इस प्रकार से ना होकर के इस प्रकार से हो जाता है, और यही विकृति ही ध्रुवपोलराइजेशन की स्थिति कहलाती है। और जिस प्रकार से फजान ने विद्युत संयोजी बंध में सहसंयोजी लक्षण का समावेश होने के संबंध में नियम दिया, जिसे फजान का नियम, मतलब जब यह विकृति आ जाती है तो ये सहसंयोजी लक्षण का समावेश इसमें जाता है और ये फजान के नियम के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से जब कोई दो परमाणु के बीच में ऐसा होता है तो उन्होंने बताया कि ऋणायन के संयोजी कोष में विकृति जितनी अधिक होगी उसमें सहसंयोजी लक्षण उतना ही अधिक आ जाता है। इस नियम के आधार पर निष्कर्ष निकाले उन्होंने बताया कि धनायन की त्रिज्या छोटी, मतलब धनायन जो है उसमें त्रिज्या से छोटी और ऋणायन की त्रिज्या बड़ी होने पर उसमें सहसंयोजी लक्षण क्या होता है, बढ़ता है। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल के रूप में सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और सोडियम आयोडाइड में सब सहसंयोजी लक्षण का बढ़ता हुआ क्रम किस में होगा, कि लिखा धनायन की त्रिज्या छोटी होने पर और ऋणायन की त्रिज्या बड़ी होने पर। इसलिए सोडियम आयोडाइड की सहसंयोजी लक्षण सबसे अधिक होगा, क्योंकि इसमें सोडियम की धनायन है उसकी त्रिज्या छोटी और आयोडाइड है तो उसकी ऋणायन की त्रिज्या सबसे ज़्यादा इसमें है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सोडियम क्लोराइड का जो सहसंयोजी लक्षण सबसे कम होगा, लेकिन इन तत्वों में सबसे अधिक गलनांक सोडियम फ्लोराइड का होगा, क्योंकि इसमें विद्युत संयोजी लक्षण सबसे अधिक पाया जाता है। यहाँ देखिए सेकंड पॉइंट उन्होंने दिया कि धनायनों की त्रिज्या बढ़ने पर तथा ऋणायनों की त्रिज्या घटने पर उसमें सहसंयोजी लक्षण बढ़ता जाता है। जैसे लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड में विद्युत संयोजी लक्षण का बढ़ता हुआ क्रम सबसे अधिक सीजियम में होगा, क्योंकि यहाँ बनाया धनायन की त्रिज्या बढ़ने पर तो उसमें धनायन की त्रिज्या बढ़ी है। यहाँ देखिए धनायनों पर आवेशों की संख्या बढ़ने पर उस यौगिक में सहसंयोजी, मतलब जब धन पर आवेशों की संख्या बढ़ेगी तो उसमें सहसंयोजी लक्षण बढ़ेगा। जैसे FeCl2 और FeCl3 में सहसंयोजी लक्षण FeCl3 में अधिक होगा, क्योंकि FeCl3 में धनायन की संख्या अधिक होगी, मतलब Fe पे +3 चार्ज आएगा और क्लोरीन पे -1 चार्ज आएगा, जबकि इसमें Fe पे +2 चार्ज आएगा और क्लोरीन पे -1। और इस कैसे लिया जाता है, तो यहाँ पे देखिए क्लोरीन 2 है तो आप यहाँ पे इस पर +2 चार्ज लगेंगे, यहाँ पे 1 माना जाएगा, कुछ नहीं तो यहाँ पे 1 गिर चढ़ती। इस प्रकार से SnCl4 तथा SnCl2 और SnCl4 में SnCl4 सहसंयोजी लक्षण रिप्रेजेंट करेगा और SnCl2 से सहसंयोजी लक्षण अधिक होगा। अब यहाँ देखते हैं हम अष्टक के नियम की अपवाद देखते हैं। तो अष्टक के नियम के आधार पर स्पष्ट करते हैं, जो अष्टक के नियम के अपवाद है उसको अष्टक के नियम के आधार पर हम स्पष्ट कर सकते हैं। तो पहला देखिए विद्युत संयोजी यौगिक में, तो देखिए यहाँ पे पहले विद्युत संयोजी यौगिक में पहला जो है लिथियम तथा बेरिलियम, लिथियम पे +1 चार्ज, बेरिलियम के +2 चार्ज के आयतन कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन के बावजूद भी ये क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं। मतलब ये किसी से यौगिक स्थिति में ये मतलब कोई बंध नहीं बनाते हैं, तो इसलिए मतलब ये अष्टक के नियम के अपवाद के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि अष्टक के नियम का पालन ये नहीं करते हैं। अब यहाँ देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है, डी ब्लॉक के तत्वों के आयनों के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 से 17 तक होने पर भी वह अस्थायी होता है। मतलब अगर 9 से 17 तक इलेक्ट्रॉन उसमें है तो भी वह अस्थायी होता है। थर्ड पॉइंट उन्होंने बताया कि डी ब्लॉक के कुछ तत्वों के आयनों जैसे Zn पे +2 चार्ज, कॉपर पे +2 चार्ज, Ag पर +2 चार्ज के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 18 होती है। उन्हें छंदम अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, जबकि उन्हें अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना चाहिए, लेकिन उन्हें छंदम अक्रिय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो ये भी अष्टक के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं सहसंयोजी यौगिकों में,
तो वहाँ से पहले विषम इलेक्ट्रॉन अणु क्या है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या विषम होती है उसे हम विषम इलेक्ट्रॉन अणु कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है NO। तो यहाँ देखिए नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन की बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो ये दो इलेक्ट्रॉन का साझा कर लिया है, लेकिन इसके में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 7 ही इलेक्ट्रॉन हुए ना बाहरी कक्षा में, और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन तो पूरे हो गए, लेकिन इसमें 7 ही इलेक्ट्रॉन हुए। तो इस प्रकार से क्या लिखा है, NO में नाइट्रोजन परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है। तो वही इसमें लिखा गया है विषम इलेक्ट्रॉन अणु, मतलब विषम उसमें हो। फिर वे अणु जिनमें अष्टक अपूर्ण हो, मतलब जिसका अष्टक पूरा ना हो वो भी अष्टक के पत्ते। देखिए वे अणु जिनके परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से कम होती है उन्हें हम अष्टक अपूर्ण कहते हैं, जैसे BeCl2। अब यहाँ पे देखिए बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है, क्लोरीन का 17 होता है। इस प्रकार से आप यहाँ देखिए क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे भी क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन का बेरिलियम से साझा कर लेगा तो बेरिलियम का देखिए परमाणु क्रमांक 4 होता है, तो इसकी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन का ये साझा कर लेता है। तो इस प्रकार से इनकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जबकि इसको और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस प्रकार से बेरिलियम के परमाणु के संयोजी कोष में से इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है, तो इसका अष्टक अपूर्ण नहीं है। फिर ये देखिए वे अणु जिनमें अष्टक प्रसारित होता है, मतलब जिसमें अष्टक प्रसारित होता है उसमें देखते हैं कि वे अणु जिनके केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से अधिक होती है उनमें अष्टक का प्रसार, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या उन्हें लोग कहते हैं बाह्य कक्षक पूर्ण है, लेकिन तब भी उसमें अष्टक का प्रसार, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन और फिलअप होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में PCl5 देखिए फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, उसकी बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, 2 8 5 होते हैं, और क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 2 8 7 मतलब 7 इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन के सभी अपने एक इलेक्ट्रॉन के, फास्फोरस के एक इलेक्ट्रॉन से क्या किया है, सहसंयोजी बंध का निर्माण किया, और इस प्रकार से संयोजी बाहरी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन, देखिए उसको केवल 3 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया, क्लोरीन के प्रत्येक परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके क्या किया, बाहरी कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन कर लिया। इस प्रकार से उनके अष्टक का प्रसार होता है, यही समझाने का प्रयास किया गया। फिर यहाँ एग्जाम्पल देखिए BCl3, तो बोरान की बाहरी कक्षा में 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये, और क्लोरीन के में सब में एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इस प्रकार से इनमें अब बोरान में 5 होता है, 2 और 3, तो 3 ही इलेक्ट्रॉन का साझा किया 6, और 2 इलेक्ट्रॉन की अभी इसमें कमी है, लेकिन ये तभी अभी इस बॉन्ड बना लिया और इसमें अष्टक का प्रसार होगा। अष्टक के नियम के आधार पर ऑक्सीजन अणु प्रतिचुंबकीय गुण देता है, किंतु ऑक्सीजन का अणु अनुचुंबकीय गुण देता है। मतलब अष्टक के नियम के आधार पर जब हम देखेंगे तो O2 अणु प्रतिचुंबकीय होगा, और वैसे देखेंगे तो अनुचुंबकीय, मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और अब हम यहाँ देखते हैं अष्टक के नियम के अपवाद की व्याख्या। तो देखिए अष्टक के नियम के अपवाद कहिए या विचलन की व्याख्या दो विधियों के आधार पर किया जाता है। सबसे पहला है स्वीडेन का एकल इलेक्ट्रॉन बंध। स्वीडन सिंगलेट लिंकेज क्या होता है, तो देखिए स्वीडन जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एकल इलेक्ट्रॉन बंध को उन्होंने ये बताया था कि ये जो बंध होता है वो अष्टक के नियम का पालन करता है। इसके अनुसार उन्होंने ये बताया कि अगर परमाणु की संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 से नहीं अधिक हो सकती है, तो यदि किसी यौगिक में अष्टक पूर्ण हो जाता है, अष्टक क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है, तो उसके बाद भी बंध बनाने की आवश्यकता होती है। तो ऐसी स्थिति में जो परमाणु के मध्य एक इलेक्ट्रॉन की साझे से बंध बनता है जिसे एकल इलेक्ट्रॉन बंध कहते हैं, और इसको अर्ध तीर के द्वारा से देखिए हमने रिप्रेजेंट किया है, अर्ध तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे ये भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया, जैसे PCl5 अभी आपको पहले बताया गया है कि PCl5 प्रति क्लोरीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके वो अपना अष्टक प्रसार करता है। लेकिन इसमें ये बताया गया कि अगर मान लीजिए 3 से उसका अष्टक पूरा हो रहा है तो कुछ क्या ऐसा करेगा जिससे उसकी कोई दिक्कत ना। तो इन्होंने क्या किया है, 3 क्लोरीन एटम से सहसंयोजी बंध बनाया और दूसरे एकल इलेक्ट्रॉन बंध। तो इस प्रकार से इनमें अष्टक पूरा हो जाने के बाद बस वो क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, डोनेट कर दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे अर्धतीर के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। तो यह एकल इलेक्ट्रॉन बंध कहिए या स्वीडन का एकल इलेक्ट्रॉन बंध है, और इस प्रकार से इनका अष्टक पूर्ण भी हो जाता है और इस प्रकार से इनके बीच में बंध भी बन जाता है। अब यहाँ देखिए हम देखते हैं अधिकतम सहसंयोजकता का नियम क्या है, मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल। तो अधिकतम सहसंयोजकता का नियम जो है सिडवी वैज्ञानिक ने दिया था, और उन्होंने इसके अनुसार ये बताया कि यह कोई आवश्यक नहीं कि तत्व की संयोजकता 4 ही हो, तत्व की संयोजकता 4 से अधिक भी हो सकती है। मतलब उन्होंने ये बताया किसी तत्व की संयोजकता 4 या 4 से अधिक भी हो सकती है, और उन्होंने ये भी बताया कि तत्व की संयोजकता उसकी आवर्त संख्या पर निर्भर करती है। आवर्त संख्या तथा उसकी अधिकतम संयोजकता को निम्न सारणी में उन्होंने बताया। देखिए तो यहाँ उन्होंने बताया कि आवर्त संख्या जब 1 होगी तो उसकी संयोजकता
अधिकतम 2 हो सकती है, 2 होगा तो 4, 3 होगा तो 6 और 4 से 7 होगा तो 8 फीसदी सहसंयोजकता होती है। और उन्होंने तीसरे पॉइंट में ये बताया कि यदि तत्व अपनी न्यूनतम सहसंयोजकता से यौगिक बनाते हैं तो अपने यौगिकों में बिना 8 पूरा किए, मतलब बिना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा किए यौगिक बना सकता है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि तत्व की अधिकतम सहसंयोजकता से ही वो बंध बनाए, मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है। किसने बताया? सिडवे वैज्ञानिक ने उन्होंने बताया। तो उन्होंने एग्जाम्पल देखिए यहाँ PCl5 का लिया। तो उन्होंने ये बताया कि अधिकतम सहसंयोजकता से नियम से फास्फोरस परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन में 10 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अभी आपने बनाया वहाँ पे इसके पीछे जो स्टूडेंट का बनाया है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो क्या हो गया है, 3 इलेक्ट्रॉन से सहसंयोजी बंध बनाया और दोनों से मतलब अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, क्लोरीन को डोनेट कर दिया। तो इस प्रकार से इसमें 10 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन इस वाले स्ट्रक्चर में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे जो है इसमें इसके संयोजी कोष में 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि मतलब अगर कोई मतलब तत्व है जिसमें उसके बाहरी कक्षा का अपूर्ण है तो उसमें अष्टक का प्रसार भी हो सकता है, और ये कोई ज़रूरी नहीं कि हो भी सकता है। तो आज यहीं तक, इसके आगे का हम लोग अध्ययन कल करेंगे। और हमने देखिए कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से यहाँ पे एग्जाम्पल बनाया है, इसमें सहसंयोजी बंध की एग्जाम्पल तो और इस तरह से और एग्जाम्पल बना सकते हैं। और हमने आपको क्वेश्चन नहीं दिया था, आज हम बुक का क्वेश्चन पोस्ट पे अपडेट करेंगे, इसको आप लोग देख लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग आगे टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो आज यहीं तक, धन्यवाद। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए।